अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, ये साइंस सब्जेक्ट है क्लास 8th का। आज हम बेटा सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल। एक सेल जो होती है बेटा, ए सेल कंसिस्ट्स ऑफ 3 मेन पार्ट्स। पहले तो सेल जो है ये 3 पार्ट्स, मेन पार्ट्स जो इसमें हैं वो 3 है। पहला है आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, दैट इज़ कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जो आउटर बाउंड्री है सेल की, विच गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम आउटर सराउंडिंग्स, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये है पहला पार्ट सेल का। दूसरा जो है, इसके अंदर फ्लूइड होता है। मोस्ट ऑफ द सेल कंसिस्ट्स ऑफ फ्लूइड। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। दिस इज द सेकंड मेन पार्ट ऑफ द सेल। इसके बाद तीसरा मेन पार्ट है, वो है सर्कुलर पार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। दीज आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द सेल। First is cell membrane, second one is cytoplasm, third one is nucleus. अब हम थोड़ा इनकी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन की क्या फंक्शन है? ये इट गिव्स शेप टू द सेल, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम आउटर सराउंडिंग्स, इट इज permeable. Permeable means it allows the materials to go out and inside the cell. ये सेल के अंदर सब्सटेंसेस या मटेरियल्स को अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं जिनके थ्रू जिन सब्सटेंसेस को सेल से बाहर जाना होता है वो बाहर जाते हैं, और जिनको सेल के अंदर आना होता है वो सेल के अंदर आते हैं थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दिस इज़ द आउटर लेयर ऑफ द सेल, आउटर कवरिंग, आउटर बाउंड्री भी बोल सकते हैं। फिर है साइटोप्लाज्म। ये फ्लूइड है। पूरा सेल के अंदर जो एक फ्लूइड होता है, मोस्ट ऑफ द सेल कंसिस्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म इन विच अदर सेल ऑर्गेनेलीज आर हेल्ड। इसके अंदर, इस फ्लूइड के अंदर बहुत सारी और सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल प्रेजेंट होती है, वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इसका क्या फंक्शन है? ये जो ऑर्गेनेलीज है ये इसी में एम्बेडेड होती है, किस में? साइटोप्लाज्म में। फिर है तीसरा पार्ट, मेन पार्ट, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये न्यूक्लियस जो है ये बॉस ऑफ द सेल भी कहलाता है। इसको हम बॉस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसको हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। इसका क्या काम होता है? इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जिनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, जिसके अंदर डीएनए होता है, ये जेनेटिक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट करता है या सेल डिवीजन में भी मदद देता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी। अगर एक स्कूल का हेड होता है, चाहे वो प्रिंसिपल हो या हेड टीचर हो या हेड मास्टर हो, वो स्कूल की हर एक प्रोसेस को, हर एक एक्टिविटी को, हर एक डिसीजन को डिसाइड करता है। तमाम कंट्रोल किसके अंडर होता है? एक प्रिंसिपल के अंडर या हेड टीचर के अंदर। इसी तरह से सेल की जो भी एक्टिविटीज़ सेल के अंदर होती है, जो भी वर्क इसके अंदर होता है, वो किसके कंट्रोल में होता है? इसी न्यूक्लियस के कंट्रोल में। इसी को, इसलिए हम इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं या बॉस ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। अब है इस न्यूक्लियस के अंदर और एक सेल ऑर्गेनेली होती है। ये न्यूक्लियस किसका बना होता है? इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस। ये जो छोटा सर्कुलर पार्ट है इसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये मैंने दिखाया है इधर, इसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं।
इसी तरह से इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने अभी भी बताया, इनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये डीएनए का बना होता है। और ये जो न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द एक आउटर कवरिंग, आउटर बाउंड्री होती है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बेटा आप याद रखना, आगे जब हम आगे पढ़ेंगे सेल टाइप्स, उसमें आपको ये ज़रूर काम आएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि इसी बेसिस पे, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे जो भी सेल ऑर्गन, इनके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है, इसके बेसिस पे इनको हम फिर डिस्टिंग्विश करते हैं कि व्हाट इज़ एन यूकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज़ ए प्रोकैरियोटिक सेल। ये तो हो गया न्यूक्लियस का। न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स है, और न्यूक्लियोप्लाज्म है, एक सैप होता है या न्यूक्लियर सैप इसको हम बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैप इसको हम बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द है, ये इसको किससे अलग करती है? साइटोप्लाज्म से। अब है और एक सेल ऑर्गेनेली, वो है इसके इर्द गिर्द होती है। किसके इर्द गिर्द? ये जो मैंने यहाँ बनाए हैं ये स्ट्रक्चर्स, इनको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या बोलते हैं? ये एक और सेल ऑर्गेनेली है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये किसके इर्द गिर्द होती है? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। और ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको हम RER बोलते हैं, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको हम SER बोलते हैं। स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलर में क्या फ़र्क है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो ये विदाउट राइबोसोम्स है, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। राइबोसोम्स और एक सेल ऑर्गेनेल है जो जिसके ऊपर होती है। इन्हीं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स जैसे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी अलग अलग अपनी एक फंक्शन होती है, वो आप आगे आगे पढ़ोगे। फ़िलहाल तो आपके सिलेबस में इतना ही। आप इतना याद रखो कि सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली होती है, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एक है इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर अटैच होते हैं राइबोसोम्स, और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते हैं। फिर है और एक सेल ऑर्गेनेली, जिसको हम गोल्गी बॉडी बोलते हैं, या गोल्गी कम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस भी बोल सकते हैं। गोल्गी एपरेटस का भी अलग एक अपना फंक्शन है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम फंक्शंस ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे, उसी में हमें फ़िलहाल आप स्ट्रक्चर ऑफ द सेल याद रखो, इसके अंदर कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। फिर है और एक सेल ऑर्गेनेली, जिनको हम लाइसोसोम्स बोलते हैं, इनका दूसरा नाम सुसाइड बैग्स भी है। इनकी फंक्शंस भी हम आगे पढ़ेंगे। इनके अंदर होते हैं एंजाइम्स प्रेजेंट, इनके अंदर लाइसोसोम्स के अंदर। ये तो हो गया आपका सेल स्ट्रक्चर। इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स। अब रह गया वैक्यूल। वैक्यूल का भी अपना एक काम होता है, ये स्टोरेज करता है, फूड स्टोरेज करता है, या किसी और चीज़ की स्टोरेज, साल्ट की स्टोरेज करता है अपने अंदर। जो सेल के अंदर साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सेस साल्ट्स, या कोई वाटर प्रेजेंट होता है, वो भी इसी वैक्यूल के अंदर स्टोर करते हैं। इसका काम स्टोरेज है। इसी तरह से है माइटोकॉन्ड्रिया, जो सबसे छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर होते हैं? सेल के अंदर। जैसे मैंने इधर दिखाया है, इसी तरह से छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। इनको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं इनको? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। इनके अंदर एक प्रोसेस होती है जिनसे ATP मॉलिक्यूल बनाते हैं ये। फिर ATP मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इससे एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको? सेल को। इसी तरह से DNA को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, इट इज़ जेनेटिक मटेरियल। ये क्या बनाते हैं? क्रोमैटिन या क्रोमैटिन मटेरियल। ये तो हो गया सेल स्ट्रक्चर। एक टिपिकल सेल कैसी होती है?
अगर ये हमने एनिमल सेल के अगर हम प्लांट सेल के थ्रू दिखाना चाहेंगे तो इसके बाहर एक और कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। वो हम आगे आगे एनिमल सेल और प्लांट सेल जब हम पढ़ेंगे उसी में पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप इतना याद रखो, सेल की आउटर बाउंड्री है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर और एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसमें एम्बेडेड होते हैं अदर सेल ऑर्गेनेल्स को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म के बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस जो है वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंड होता है जो इसको सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी होता है। साइटोप्लाज्म में भी दूसरी जगहों पे एक है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह से गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होती है। ये सब हुआ सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। दूसरी क्लास में हम फिर इनकी आगे आगे इनकी हम फंक्शंस भी पढ़ेंगे वन बाय वन। फ़िलहाल तो आप इतना ही समझने की कोशिश करो और खुद बुक निकाल के देखो कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप ऑब्जर्व करके रखना एनिमल सेल का स्ट्रक्चर भी और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। आगे हम फिर वो भी पढ़ेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।